अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WTI टॉक्स के एक और एपिसोड पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है कि पाकिस्तान इज़ विनिंग डिप्लोमेटिकली एंड व्हाट हैपन्स टू द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए हमने आज इनवाइट किया है सर उसामा रिजवी को, जो कि पेशे से एक एनर्जी एंड इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। तो आइए सर उसामा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेयर सर उसामा। थैंक यू आकिब। सर सबसे पहले जो है मेरा ओपनिंग क्वेश्चन आपसे वो ये है कि सर पाकिस्तान इस टाइम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सर आप ये बताएं कि वाई पाकिस्तान, इंडिया क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि चाइना की $25 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ईरान में है, इंडिया की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ईरान में है, तो वाई पाकिस्तान सर? देखो अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से ना एक जैसे कहते हैं ना चेक लिस्ट होती है, तो पाकिस्तान उस चेक लिस्ट पे बड़ा पूरा उतरता है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान जो है बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस / डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मिडल ईस्ट, हम लोग उनको भी समझते हैं, वो लोग हमें भी समझते हैं। तो पाकिस्तान सबसे पहले डिप्लोमेटिकली वेरी वेल पॉइज्ड एंड वेल सिचुएटेड टू डील विद ईरान, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन ईरान। इरानियंस हैव आल्सो बीन विलिंग टू लिसन टू व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू से। आप देखो ना, चाइना की जो आप बात कर रहे हो, चाइना का केस डिफरेंट है, मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूँ। इंडिया इसलिए नहीं कि इंडिया और इजराइल तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जंग से दोनों मिले हैं, वो फादरलैंड मदरलैंड वाली बातें हुई हैं। तो ईरान इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू इंडिया, अ कंट्री जो कि इजराइल जो कि मेन एग्रेसर है इसमें, उसके इतनी करीब है, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर फिर रह जाता है पाकिस्तान। पहली चीज़ होगी डिप्लोमेटिकली पॉइज्ड है। देन हमारा अपना भी बहुत बड़ा स्टेक है कि हमारा इतना बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस अलहदा, इकोनॉमिक क्राइसिस अलहदा, डिप्लोमेटिक क्राइसिस अलहदा। हमारी आई थिंक एक अंदाज़ा के मुताबिक 20-25% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू LATC एज़ वेल। तो हमारी अपने भी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग इसलिए भी अच्छे मीडिएटर बन सकते हैं क्योंकि हम लोग उसको एक जैसे बोलते हैं ना, स्किन इन द गेम, वी हैव स्किन इन द गेम, हमारी स्किन इन द गेम है, तो हम लोग उसको अच्छी तरह डील करेंगे। और तीसरी ये कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली भी जो है, ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं मीडिएशन का रोल, बल्कि सबसे पहली बार जो चाइना और US के दरमियान भी एक डिप्लोमेटिक आइस ब्रेकिंग की थी, वो भी पाकिस्तान ने की थी। आपको पता पाकिस्तान का उसी में रोल था। तो लिहाजा आई थिंक पाकिस्तान हैज़ बिन, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फैक्टर लगा सकते हैं आप, जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी। हमारी सिचुएशन, हमारी लोकेशन, वो भी इस चीज़ के लिए एक आइडियल थी कि हम लोग इसी को क्या कहते हैं, होस्ट करें इन पीस टॉक्स को। हमने अपने गुड ऑफिसेस प्रोवाइड किए हैं पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस, एंड दैट इज़ वाई पीपल से कि इन अ वेरी पॉजिटिव वे पाकिस्तान हैज़ बिन द मोस्ट डिप्लोमेटिकली एक्सपोज्ड इन द रीसेंट हिस्ट्री एक्चुअली। और इट इज़ फॉर द पॉजिटिव, हम पॉजिटिवली रहे हैं। अभी ये भी बात चल रही है एज ऑफ टुडे जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बेशक हो सकता है कि ट्रंप भी पाकिस्तान में आए और कोई पीस अकॉर्ड वगैरह साइन हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान का जो रोल है डिप्लोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। बट सवाल ये, जिसने आपने शुरू में कहा था, क्वेश्चन ये है कि एक साइड ये है, ठीक है, बट दूसरी साइड हमारी अपनी अंदरूनी डोमेस्टिक कंडीशंस भी हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उसकी वजह से जो हम डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी में हम जीत रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इज़ इट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू व्हाट हैपन्स इनसाइड पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली? राइट सर। इस चीज़ पे, जैसे आपने टॉपिक में शुरू में कहा, इस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। राइट सर। तो सर पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का वो बात है, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो सर इस चीज़ से जो डिप्लोमेटिक हमारी विन है, उसका कोई पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम से या कह लें कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम कुछ सॉल्व होती नज़र आ रही है कि नहीं? ऑन द कॉन्ट्रेरी, देखो अभी जो हाल हमारा डिप्लोमेटिकली है ना, अगर उसका हम रिपोर्ट कार्ड देखें तो हम उसमें 10 में से 10 देंगे अपने आप को, बट उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, उनके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे इस वक्त इकॉनमी का हाल है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताता हूँ उसको। उन्होंने कहा है द हिडन पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक पॉवर्टी है हमारे यहाँ कोई 20 से 23% के करीब, आई थिंक। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने एक रिपोर्ट की है, मैं उसका नाम स्किप कर रहा हूँ, उसके मुताबिक ये उससे डबल है, 44 या 42% बनती है। अब एक गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक और एक इंडिपेंडेंट इदारों के स्टैटिस्टिक में पूरी दुनिया में थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं, बट टू हैव अ 100% डिफरेंस स्पीक्स अबाउट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग ऑन द ग्राउंड। और अगर मेरे से आप पूछें तो आई थिंक ये जो 40% वाली फिगर है वो ज़्यादा
सही बैठती है अगर हम देखें कि हमारे मुल्क में हालात क्या हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की भी कुछ महीनों पहले रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक भी यही था कि पाकिस्तान में रीसेंट फ्लड्स की वजह से, बारिशों के नुकसान की वजह से, लाइफ स्टॉक के नुकसान की वजह से, एरेबल लैंड जो कल्टिवेटेड होती है उसकी रिडक्शन की वजह से, फूड प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से जो नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वो मज़ीद बढ़ गया है। तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनकी जो SDG है ना, एक फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, वो उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव में चलेगी, रिवर्स में चलेगी, पॉवर्टी एक्चुअली बढ़ने लगी इधर। ये बड़ा एक सीरियस इशू है इधर। दूसरा आप ये देख रहे हो कि अभी लोड शेडिंग का क्या हाल है, हमारी हाइड्रो पावर जनरेशन कितनी कम हुई है, कितने हज़ार मेगावाट का हमारा शॉर्टफॉल आया है और हर घंटे बाद लाइट जा रही है। ये कहना चाहिए सिर्फ हर एक अगले घंटे में भी पॉसिबिलिटी होती है कि लाइट आ जाए, वैसे लाइट जाई जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अब वर्ल्ड बैंक के आप स्टैट देखो रिसेंट आए हैं, वो कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी, डॉक्टर हफीज़ पाशा के भी और भी लोगों ने किए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में चली जाएगी दोबारा, 12-13% बाय जून। ये सिंगल डिजिट पे आ गई थी, 3-4% पे आ गई थी। GDP ग्रोथ हमारी 3.5 प्लस जा रही थी या 4% के करीब जा रही थी इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जुलाई से फरवरी से पहले तक, राइट सर। बट अब वो कहते हैं GDP ग्रोथ भी लेस देन 3% हो जाएगी। IMF भी यही बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, आप पे, मेरे, हम आम पाकिस्तानी के ऊपर ज़रूर आएगा। अगर आप बिजनेसेस को देखें, इनपुट कॉस्ट देखें उनकी, वो भी बढ़ गई है, राइट, क्योंकि इसकी वजह से जो एनर्जी शॉक मिला ना, एनर्जी शॉक जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट आज भी अगर जंग रुक जाएगी ना, उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट आना ही आना है। जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से US के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, US के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कहते हैं। जब वो बढ़ेगी तो जिस तरह अभी 22% पे चला गया था इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉल हो गई थी, तो दोबारा से वो सारे इश्यूज आने लग जाएंगे। इंटरेस्ट रेट, ये याद रखें, हम कहते हैं ना 2 लफ्ज़, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। इंटरेस्ट रेट्स कम होना इकोनॉमिकली एक्सपेंशनरी होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकोनॉमिकली कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। साथ ही साथ बजट आ रहा है, तो बजट में आपको क्या लगता है, एक्सपेंशनरी डायरेक्शन होगी या कॉन्ट्रैक्शनरी डायरेक्शन होगी? अभी रिसेंट स्टैट्स आ रहे हैं, मैं बल्कि चार्ट हम ये चला भी देंगे साइट पे, कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनकी जो डेट है, आपको मैंने बताया इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे US में, राइट सर, डॉलर की कदर बढ़ेगी, हमारा डेट किसके अंदर प्राइस है? डॉलर के अंदर प्राइस है ना, हमें डॉलर में डेट देना होता है। हम कितने % बजट का डेट देते हैं? 45%। तो जो डेट सर्विसिंग है वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले हम फॉर इंस्टेंस 280 रुपये का $1 दे रहे थे जी, अगर अभी अब 310 रुपये का $1 देना पड़ेगा तो हमारे यहाँ तो बढ़ जाएगी ना डेट सर्विसिंग, डेफिनेटली। तो ये कितने क्राइसिस मैंने आपको बताए हैं पैरेलल। अब ये क्राइसिस ऐसे नहीं कि एकदम से मुल्क बंद हो जाएगा, या हम कितने क्राइसिस से गुजरे हैं पहले भी, बट पॉइंट ये है कि हालात जो थोड़े बेहतर होते हुए नज़र आ रहे थे ओवरऑल, अब वो थोड़े से दोबारा अनफॉर्चुनेटली एक हिकअप आएगा। अब इसको कैसे डील करना है शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिकली, हमें कुछ पता नहीं। अभी देखो 3.5 अरब रुपये हमने UAE ने वापस मांग लिए अपने, डेफिनेटली वो हमने पता कैसे पूरे किए हैं? जी सर, सऊदी अरब से कर्जा लेके। तो यही मैं कहता हूँ ना कि हम जो डिबेट है ना इकोनॉमी की, वो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर बजट आएगा ना, हम बजट पे कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगे। जी सर। क्यों? क्योंकि हमारा 100 रुपये हम कमाते हैं ना, सारी डिबेट बॉयल डाउन कहाँ होती है? हम 100 रुपये अर्न करते हैं, हम इतने ही अर्न कर रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़े जा रहे हैं। अब आप मेरे से कहीं, जिस तरह पेट्रोल के ऊपर भी हुआ था, लोग कह रहे थे कि मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, आप पेट्रोल प्राइस ना करें, बढ़ाएं, ओके, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं और आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी आमदनी, इनकम नहीं बढ़ाई, वो 100 रुपीज़ ही हैं, राइट सर। तो बाकी सब बहसें, ये सब डिस्कशन ऐसे ही हैं बस, अनटिल अनलेस इस चीज़ में चेंज नहीं आएगा ना कि आपका 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ हुए हैं, फिर हम कोई डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा अब इकोनॉमी का क्या होगा। उससे पहले वो सेम बातें हैं, इधर से नहीं तो उधर से बढ़ जाएंगे, PSDP कम हो जाएगा तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ जाएगी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम हो जाएगी तो PSDP को कम कर देंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे तो मे बी सोशल प्रोग्राम्स को कम कर देंगे। हमने उसी 100 रुपये को मैनेज कर रहे हैं, राइट सर। अगर मैं आपसे एज अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसी क्या पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऑप्ट करनी चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक बैलेंस्ड हो जाएं, जिसके ज़रिए ये हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। जैसे कि सर एक मिनट, कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है उसका, तो ऐसा क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट सर, कि जो एक गवर्नमेंट ऑप्ट करे तो जो हम कामयाब भी रहें? मैं भी आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी बताता हूँ। देखें, मैं टेक्सटाइल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना एक्सपोर्ट्स में, राइट सर, हमारी 65% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल सेक्टर से आती हैं भाई।
टेक्सटाइल सेक्टर इज हेविली लिंक्ड टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉटन क्रॉप यूज होती है डेफिनेटली। This cotton crop and agriculture sector is highly vulnerable and dependent on what? On climate change. ठीक है, क्लाइमेट खराब होगा, कॉटन क्रॉप कम होगी, हमें 150 मिलियन बेल्स की ज़रूरत होती है साल की। अगर हम बाहर से मंगवाने लगेंगे तो क्या चीज़ कम होगी? हम बाहर से किससे मंगवाते हैं? पाकिस्तानी रुपये दे के मंगवाते हैं? नहीं ना, हम लोग डॉलर दे के मंगवाएंगे ना, इंपोर्ट करेंगे और तो हमारे रिजर्व्स और कम हो जाएंगे। रिजर्व्स मैंने आपको बताया हम उधार लेके अभी पूरे कर रहे हैं। राइट सर। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरल इशूज़ है ना। आपने पूछा कैसे कर सकते हैं? राइट सर। मैं क्या कहते हैं, एक एकेडमिक एज अ स्टूडेंट या जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं लोगों ने कैसे की है, मैं उसके फ्रेमवर्क में आपको जवाब देता हूँ। जी सर। सोल्यूशन हमेशा पहली तो बात है एक टाइमलाइन के ऊपर होता है। हम स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ये कर लें, किस तरह करें, अभी कर दें, सारी चीज़ें इकट्ठे कर दें। सोल्यूशन किसी चीज़ का एक कॉन्टिन्यूम, एक टाइमलाइन के ऊपर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप शॉर्ट टर्म इमीडिएट उसी वक्त करते हैं, कुछ चीज़ें आप मीडियम टर्म के लिए प्लान करते हैं, और कुछ चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं। ये सोल्यूशन होता है। ठीक है जी सर। हमको वीडियो गेम तो नहीं ना खेल रहे जिसमें मल्टीपल बटन्स दबाएंगे तो सारे सोल्यूशन इकट्ठे हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, मैंने पहले भी कहा हुआ है शायद, हमारी इकोनॉमिक लीकेजेस है। आप इमेजिन करें एक पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन होती है ना। राइट सर। अब उस ऑयल पाइपलाइन के अंदर से ऑयल फ्लो कर रहा है अरबों डॉलर्स का। अब उसके अंदर जगह जगह के ऊपर क्रैक्स हैं, होल्स हैं, उसमें से वो ऑयल क्या हो रहा है, लीक हो रहा है ना। जी सर। नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की पाइपलाइन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में लीकेजेस क्या हैं, क्रैक्स क्या हैं। 600 अरब रुपए हर साल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में चले जाते हैं हमारे। ठीक है, कुछ खरब रुपए हमारे आईपीपीस को चले जाते हैं जो हमने देना होता है। ऐसा ही है ना, जो आईपीपीस को टैक्स देना होता है। डेफिनेटली सर। अच्छा, ये जो थेफ्ट होता है, पावर थेफ्ट, इसके अंदर 30-40 अरब रुपए हमारे चले जाते हैं। ठीक है, कलेक्शंस हमारी पूरी नहीं हो पाती, जो एनर्जी सेक्टर है जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं, ये हो गया। जी सर। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की रिडंडेंसीज कितनी है, कितने खरबों या करोड़ों रुपए का कम से कम हम एक्स्ट्रा एमिनिटीज पेट्रोल दे रहे हैं, गाड़ियां हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। ठीक है, जहाज एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। ये सब का सब इस पाइपलाइन के अंदर लीकेजेस हैं। ये मैंने खुद कैलकुलेशन की थी, अगर हम इन लीकेजेस को ख़त्म करें ना तो यही कुछ 9-10 अरब डॉलर तो ये बन जाता है। IMF से हमने 7 अरब डॉलर का कर्जा लिया, और मैं कह रहा हूँ हम नया कुछ ना करें, जो हम कर रहे हैं इस वक्त उसको अच्छे तरीके से करें, जो हम कर रहे हैं इस वक्त उसको अच्छे तरीके से करें, तब भी हमारे 8-9-10 अरब डॉलर की सेविंग हो जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया, शॉर्ट टर्म इमीडिएट जो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर जाई जाते हैं, वो तो एक चीज़ है। ऑस्टेरिटी मेजर है ना कि आप कम खर्च करें, फिर होती है हर एक चीज़ की होती है एक अपसाइड, एक होती है डाउन साइड। ये समझते ना आप? राइट सर। अपसाइड, ये डाउन साइड को कम करना है अगर हमने, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑस्टेरिटी मेजर करेंगे। डाउन साइड से क्या मतलब है कि मजीद खर्चे ना हो, हम ऑस्टेरिटी मेजर कर देंगे। बट इस डाउन साइड को एश्योर करने की वजह से अपसाइड ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ती, उसके लिए आपको अलहदा मेजर लेना पड़ता है। दोनों को कम ज़्यादा करना है ना, अपसाइड बढ़ानी है, डाउन साइड कम करनी है। हम सिर्फ डाउन साइड को मैनेज कर रहे हैं, अपनी अपसाइड या आगे की रेवेन्यू को नहीं बढ़ा रहे, जो मेरा पॉइंट था 100 वाला। ये हो गया शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म के अंदर हमें अपने एनर्जी की क्राइसिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ सोल्यूशन नहीं है। एनर्जी की क्राइसिस में क्या क्या आता है? पहला वही इंडिजिनस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। राइट। उसका पहला स्टेप ये है जानना कि हमारे पास है भी कि नहीं। उसका पहला स्टेप ये है कि कंपनीज को इनवाइट करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल स्टडीज़ करवाना, अगर हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज को बुलाना। गोयाना के अंदर ऐसा हो रहा है भाई, नाम सुना गोयाना का? पहले नहीं सुना ना? नहीं सर। तो उसके अंदर इस वक्त ऑयल बूम है, $1 बिलियन ऑयल बूम। अर्जेंटीना के अंदर ऐसा हो रहा है, मैक्सिको ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है और हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, और वो कंट्री जिसका 25 से 30% इम्पोर्ट का बिल ऑयल और उसके प्रोडक्ट्स का है। कैन यू इमेजिन दिस? हम लोग के टीवी पे कभी सुना है इस चीज़ का कि ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? नहीं। कभी कोई डिस्कशन ये सुनी हो? नहीं सर। विच इज़ इनसेन। ये हो गया मीडियम टर्म, प्रोडक्शन बढ़ाएं मीडियम टर्म के अंदर भी, अपनी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, साथ ही साथ अपनी हेजिंग अच्छी करें। फ्यूचर्स के अंदर जो हम बाय करते हैं, अपनी प्राइस प्रेडिक्शन, प्राइस प्रोजेक्शंस को अच्छा करें। पता होना चाहिए आज $60 का ऑयल है तो हो सकता है 2-3 साल बाद इतने पे चला जाएगा, तो हम अभी सारा ले लें। लेकिन तभी लेंगे ना जब पहला स्टेप किया होगा, एक्स्ट्रा पैसे होंगे। जब तक पैसे ही नहीं होंगे, पहला स्टेप तो यही है ना। जब तक पैसे नहीं है, आप घर पे सोलर नहीं लगवा सकते, आप घर पे बैटरी नहीं लगवा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है क्राइसिस आ रहा है, आप कहेंगे बस आने तो फिर हम क्या करें। फिर आता है थर्ड स्टेप, लॉन्ग टर्म। उसके अंदर आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉमन मार्केट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। D8 का पाकिस्तान हिस्सा है, OIC का पाकिस्तान हिस्सा है, साक का पाकिस्तान हिस्सा है, और कितने ममालिक का पाकिस्तान ब्लॉक्स का पाकिस्तान हिस्सा है। स्टैट्स उठा के देखें,
हमारा ट्रेड विद इन दीज ब्लॉक्स कम है और आउटसाइड दीज ब्लॉक्स ज़्यादा है। ये ऑपोजिट होना चाहिए, राइट सर। विद इन दीज ब्लॉक्स ज़्यादा होना चाहिए, आउटसाइड कम होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो ये है ना, हम एकदम से कहते हैं हमने दुनिया में छाना है भाई, पहले अपने रीजन में छाएं, अपने रीजन में अपने आप को मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिवली एंड मीनिंगफुली रेलिवेंट बनाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें जब ये तीनों चीज़ें होंगी, ये हमारी इकोनॉमी का एक सोल्यूशन है। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये है। राइट सर। सर पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक विन में जी, इसके जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो हमने इकोनॉमी में डिस्कस कर लिया, राइट सर। वो डिप्लोमेटिक विन के तो नहीं है, वो तो एक इकोनॉमी के हैं। डिप्लोमेटिक विन के शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स तो अच्छे ही हैं। हो सकता है यार हमें वीज़े अच्छे मिल जाएं, कोई FDI वरना हमारे वीज़ा FDI की रीसेंट फिगर्स तो अभी नेगेटिव में ही है। अब आज से देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मैं फिर वही कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक अलग है, FDI तब आएगी जब वो देखेंगे यहाँ के हालात ठीक हो रहे हैं कि नहीं, राइट सर। वो अलग है ना। लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीज़ हम नहीं देख रहे इस वक्त, या जो चीज़ आगे हमें नॉट हॉन्ट कर सकती है बट मुश्किल कर सकती है, वो है कि अब मिडल ईस्ट के अंदर एक खास डिवीजन आ जाएगी। ईरान इज emerging out and will emerge out as a very strong player. When that happens, it is supposed to happen. राइट सर। फिर हमारा तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुक कैसा रहेगा? अगर सऊदी अरब की डिमांड्स हमारे से ज़्यादा हो जाती हैं, हम ईरान के साथ कैसा ताल्लुक बरकरार करेंगे? ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या ये जो ताल्लुकात की डिवीजन है, ये नाराज़गियाँ होंगी, तो क्या वो ट्रांसलेट करेंगी इस चीज़ के अंदर भी कि हमें जो फिर ये सऊदी अरब लोन दे देता है या UAE लोन दे देता है, ये कहेंगे यार हमें वापस कर दो? क्या ये सवाल भी है कि UAE ने जो भी $3.5 अरब मांगा है, ये किस पर से मांगा है? इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी चाहिए ना, इसके पीछे भी बैक स्टोरी है। तो ये जो डिप्लोमेटिक डोमेन होगी ना, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगी। प्लस चाइना इज़ हैविली इन्वेस्टेड इन मिडिल ईस्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कितने अरब डॉलर जो सारा था, but we are still very close. We are getting very close, and after this we are once again back in the block of US. ठीक हो गया? राइट सर। इसको कैसे मैनेज करना आगे जाके हमने? ठीक है, अब मिडिल ईस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब इज़ अ की ally of US, ईरान इज़ अ की ally of China. Right. पाकिस्तान इज़ in the middle of both. ठीक है, how are we going to manage whatever happens next? There is going to be diplomatic, economic, otherwise demographic consequences of this, ना? बंदों का आना जाना, ट्रेड का ज़्यादा कम करना, ख़ास तौर पे हम जो उधार लेते हैं इनका मैनेज करना, नाराज़गियाँ संभालनी पड़ेंगी हमें बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली। देखो, जब इकोनॉमिकली और जब डिप्लोमेटिकली इंसान रेलेवेंट होता है तो साथ उसके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है ना, आपके ताल्लुकात बढ़ गए। राइट सर। तो अब हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर इवन अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ये मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, वो कितनी अच्छी तरह करेंगे। आई वुड बी क्वाइट अपसेट कि अगर हम चाइनीज़ ब्लॉक से थोड़ा सा भी दूर हों, फ्यूचर है ही वो, हमें चाइना के ब्लॉक में ही रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली डी रिस्किंग आवर इकोनॉमी, जैसे डी कपलिंग नहीं हो सकती, डी रिस्किंग का वर्ड यूज़ किया मैंने, फ्रॉम अदर्स। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राइट सर। सर इट्स मे बी अ लेमन क्वेश्चन सर कि जो करंट सिचुएशन है इस दुनिया के, जो मौजूदा हालात हैं, क्या डॉलर की हेजमनी हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है? नहीं, जब आपकी मेरी ज़िंदगी तक नहीं होगी, ठीक है, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी अब जब बड़े हो जाएंगे ना, तब तक भी डॉलर रहेगा। मेरी बहुत, जब हम बात करते हैं ना, कि हमेशा मैं कहता हूँ उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। आप मुझे कहते हो यार एक ख़ास रेस्टोरेंट है कोई भी XYZ, उसका खाना बड़ा अच्छा है, पैरामीटर्स होंगे ना, उसका टेस्ट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, प्लेट का फूड का जो वॉल्यूम होता है, साइज़ होता है, वो अच्छा होता है, अच्छा खाना आता है, ओपन एयर है, अंदर बैठ के खाते हैं, कुजीन अच्छी है, कोई भी बात करें, मोबाइल अच्छा है, आईफोन अच्छा है, अगर उसकी कैमरा अच्छा है, उसकी बैटरी अच्छी है, उसका फलां अच्छा नहीं। तो अगर आपने जो डॉलर वाली बात भी की है ना, इसके भी पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर ये होता है, हम देखते हैं कि दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके रिजर्व्स कहाँ हैं इस वक्त। उसमें से अभी भी 60% रिजर्व्स या 58-59% रिजर्व्स जो हैं वो डॉलर के अंदर हैं। 80-85% ट्रेड, कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी डॉलर के अंदर होती हैं। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेड है वो भी 90% डॉलर के अंदर होता है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता शुरू ज़रूर हो गया है कि युआन के अंदर, रनमिंबी के अंदर या दूसरे करेंसीज़ के अंदर ट्रेड शुरू हो गया है। बट ये याद रखें, ग्लोबल सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर के 60% है, डॉलर में 60% है, चाइनीज़ करेंसी में अभी भी 1% है। तो अभी 60 टाइम्स का फ़र्क है इनमें। जिस दिन ये फिगर 10-15-20% क्रॉस करेगी, उस दिन हम कहेंगे कि डॉलर की डी डॉलराइजेशन शुरू हुई है, उससे पहले नहीं। राइट सर। सर जो गल्फ स्टेट्स हैं या मिडल ईस्ट है, उसमें पाकिस्तान का एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या रोल आपको नज़र आ रहा है? लोग अब कह रहे हैं मैप्टो, मिडल ईस्ट पाकिस्तान ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बन जाए। मैं कहता हूँ बन जाएगी, लेकिन टू कमिंग बैक टू अवर प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द वेरिंग इंटरेस्ट। और इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए
उन मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ को आपस में भी तो सेम पेज पे होना ज़रूरी है, वो सेम पेज पे नहीं है। यूरोपियंस ने जब लड़ना बंद किया था तब नेटो बनी है ना, कि उससे पहले बनी है जब यूरोपियंस आपस में लड़ रहे थे। तो गल्फ कंट्रीज़ आपस में अगर डिप्लोमेटिकली एक पॉइंट पे आती हैं, फिर वो डिसाइड कर सकती हैं कि हमारा कॉमन कोई ऐसा पार्टनर हो जो हमें मे बी सिक्योरिटी अम्ब्रेला या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कर सके। उससे पहले नहीं, क्योंकि उनके अंदर इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है गल्फ कंट्रीज़ में। तो सर इन सब में आपको पेट्रो डॉलर का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? पेट्रो डॉलर क्या होता है पहले हम ये समझे ना। पेट्रो डॉलर का मतलब ये है कि यूएस जो है वो इनसे तेल ख़रीदता है, ये जो भी करता है सऊदी अरब से तेल ख़रीदता है, कमोडिटीज़ ख़रीदता है, डॉलर आते हैं उधर। ये कंट्रीज़ उन्हीं डॉलर्स को यूएस की स्टॉक मार्केट्स, यूएस की ट्रेजरीज़ को अंदर इन्वेस्ट करके उन्हीं की डॉलर की वैल्यू और उन्हीं की स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ाते हैं। सर्कुलर पूरा हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी या नहीं होगी, 1970 के अंदर भी इवन हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेजरीज जो थे, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल इफ नॉट द हाईएस्ट, वो सऊदी अरब के पास थे। हेंस सऊदी अरब हैज़ प्लेड वन ऑफ द की रोल्स इन द वर्ल्ड टू अटेन फॉर द डॉलर टू अटेन द स्पॉट जहाँ डॉलर आज खड़ा है। उसके अंदर कम लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है। बार बार ये जो सर्कुलर मोशन था डॉलर का, डॉलर इधर आएंगे, तेल खरीदेंगे, जो डॉलर उनके पास आएंगे वो लोग दोबारा यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से जो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ी है, फ्लो बढ़ा है, उसकी क्या बढ़ी है, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ बढ़ा है, उसमें बड़ा रोल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का। पेट्रो डॉलर भी तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक, मैंने आपको बताया है क्या नहीं ख़त्म होगा, जब तक डॉलर डी डॉलराइजेशन शुरू नहीं होगी। ईरान ने ठीक है कह दिया है कि यार हमें जो भी टोल देंगे या करेंगे वो आप चाइनीज़ युआन में देंगे। ईरान की ऑयल प्रोडक्शन दुनिया के 4% है, राइट। तो बाकी 96% किस में हो रहा है ट्रेड? बिल्कुल सर, उसी में हो रहा है ना, और डॉलर में हो रहा है। हो रहा है सर। और एक और पॉइंट समझें, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, जो एक करेंसी को डॉलर को बोलते हैं ना हम, एक रिज़र्व करेंसी है, ठीक है। रिज़र्व करेंसी को बनने के लिए भी 4-5 पॉइंट्स होते हैं। इट शुड बी फंजिबल, लाइक ईजिली ट्रेडेबल। इट शुड नॉट बी पैक्ड या कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली। अब चाइनीज़ करेंसी तो आर्टिफिशियली कंट्रोल करता है चाइना का बैंक उसकी वैल्यू को, ठीक है ना। इसी तरह कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं। जब तक ये टेक्निकल पॉइंट्स भी कवर नहीं होंगे तो डॉलर के अगेंस्ट जो भी करेंसी आएगी वो रिजर्व करेंसी के तौर पे स्टैंड नहीं कर सकती। वी हैव टू हैव, उन चेक लिस्ट पूरी करेंगी वो चाइनीज़ अपनी करेंसी से वो हटाएं ना कंट्रोल, उसको ना मैनेज करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि रिजर्व करेंसी के पहले रिपैट्रिएशन ऑफ मनी, चाइना से आप एकदम से पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चाइनीज़ जब ये चाइनीज़ ये स्टेप लेंगे ना, थोड़ा सा लिबरलाइज करेंगे अपनी इकोनॉमी को, जो कि आई डोंट नो करते हैं कि नहीं, एंड उनको करना चाहिए भी नहीं। हमें लगता है ना कि चाइना को ज़रूरत है कि चाइनीज़ करेंसी एक रिजर्व करेंसी बने। अगर आप उनकी किताबें पढ़े, अभी मैंने जो पढ़ी है चाइनाज़ वर्ल्ड व्यू, वो नहीं चाहते कि बने, वो भी ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कर सकते हैं। हाँ, दुनिया में ये हो सकता है कि वी रिटर्न टू अ टाइम जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से थोड़ा पहले था, इकोनॉमिक ब्लॉक्स थे, उन ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट करेंसीज यूज़ होंगी, बट मेजॉरिटी परसेंटेज डॉलर की रहेगी। सर ब्रिक्स करेंसी कैन काउंटर पेट्रो डॉलर करेंसी? इसके ऊपर बात चल रही है अभी तक। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया इज अ की एलाई ऑफ चाइना और यूएस। विल इंडिया, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, विल इंडिया, it will be so easy for India to shun dollars and move towards Chinese currency? No. ब्रिक्स का पार्ट तो है, बट यूएस की स्टेट भी है, वो इधर एलाई भी है, तो कैसे ये बीच में डिप्लोमेटिक जो डिवीजन्स हैं। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इस वक्त यूएस के साथ खास तौर पे अलाइंड है, उधर भी ऑयल बूम आ रहा है, वो सारा का सारा ऑयल बूम जो है वो डॉलर्स के अंदर है। तो ये विद इन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जब तक ये सारे ख़त्म नहीं होंगे, हेंस मैंने आपको कहा इसमें टाइम लगेगा। ओवरऑल बिगर पिक्चर इंडिकेटर्स यही हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा यार, पहले भी करेंसीज चेंज होती रही हैं, लैंग्वेजेस चेंज होती रही हैं, ठीक है, सब कुछ चेंज होता रहा है, बट दीज आर व्हाट आर कॉल्ड सी चेंजेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली आते हैं, फिर सडनली, स्लोली ग्रेजुअली एंड देन सडनली, राइट सर। ठीक है सर, इन द एंड प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ना एक बुक रिकमेंड करें जो इन सब की एक समरी या कह लें कि इन कंसेप्ट्स को अच्छा गुड, ठीक है, दे सकें कि वो कर सकें, इन कंसेप्ट को समझ सकें। मैं नहीं, बुक्स तो एक नहीं हो सकती, ज़्यादा होंगी, बट अगर जो आपने अभी पेट्रो डॉलर और ये फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल और सऊदी अरब और मिडल ईस्ट और यूएस के ताल्लुक के लिए मैं बुक रिकमेंड करूँगा, क्रूड कैपिटलिज्म, हम साथ लगा भी देंगे। क्रूड कैपिटलिज्म अभी रिसेंटली आई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड टू एक्सप्लोर दिस रिलेशन, नॉट वेरी लॉन्ग एज वेल, और सबको वो बुक पढ़नी चाहिए। बुक ना पढ़ें तो कम से कम उसकी समरी ज़रूर पढ़ें। राइट सर। तो जी नाज़रीन, ये थी सर उसामा से हमारी गुफ्तगू। आप अपने बारे में अगर आपको कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।